Hi all, welcome back to Jim's Orbit. I am Malika. In the previous video, we have discussed some properties of metals and non-metals. Continuing with that part, in this part of our video, we'll be continuing with the chemical properties of metals and non-metals, formation of ionic compounds and their properties. Along with that, some other important terms. So let's start. So the next chemical reaction of metals is reaction of metals with the salt solution of other metal. लेट सपोज आपके पास कोई मेटल है ए, वो रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ। हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं कि अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। स्टडी किया है हमने चैप्टर 1 में। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। मेटल ए अगर स्ट्रॉन्ग है, इट इज मोर रिएक्टिव देन द मेटल बी, तो मेटल ए मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगा सॉल्ट सॉल्यूशन में से और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी विल बी कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर और एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर जिसमें भी आप अपना रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है? वी हैव डिस्कस्ड इट इन द लास्ट वीडियो दैट through the reactivity series we can get an idea about the reactivity power of the metals. See, this is the reactivity series. तो जो metals above hydrogen lie करते हैं they are more reactive than hydrogen and जो metals below hydrogen lie करते हैं they are less reactive than hydrogen. जैसे जैसे हम डाउन द सीरीज मूव करते रहते हैं वैसे वैसे मेटल्स की जो रिएक्टिविटी पावर है वो डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। सपोज आयरन रिएक्ट्स विद a solution of copper sulfate. This copper sulfate solution is blue in color. जब ये reaction carry forward होता है तो see iron is more reactive than copper according to the reactivity series. तो iron क्या करेगा? copper को displace कर देगा from its salt and the new product that will be formed is iron sulfate plus copper will be separated out. अब जो आपके पास iron sulfate form हुआ है this is green in color. तो जब ये रिएक्शन होता है आपके पास कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज हो जाता है फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, इंडिकेटिंग दैट द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्लियर? कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं इसी सेम कंसेप्ट का। लेट्स सपोज यू हैव कॉपर प्लस मैग्नीशियम सल्फेट। नाउ कॉपर इज लेस रिएक्टिव व्हाइल मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा मैग्नीशियम को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन? नो। सो व्हेन कॉपर इज पुट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। क्लियर? सो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। डू यू रिमेम्बर जब मैं आपको ऑक्साइड्स पढ़ा रही थी तो मैंने वहां पे एक ऑक्साइड का मेंशन किया था दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स दैट कैन रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, दैट इज जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, स्टेनलेस ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ये कुछ ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स हैं आपके पास दैट आर एम्फोटेरिक इन नेचर। यहां से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन 3 मार्क्स दैट व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में आपको सिर्फ नेम नहीं देने, उनका रिएक्शन लिखना है। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड अगर मैं रिएक्ट कराती हूँ HCl के साथ, इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? जिंक क्लोराइड प्लस water will be liberated out. Clear? Similarly, अगर मैं सेम रिएक्शन बेस के साथ कैरी आउट करती हूँ तो आपके पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। दिस सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड एंड आपके साथ बाय प्रोडक्ट बनेगा वाटर। क्लियर? तो व्हेनेवर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस, प्रोडक्ट क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है?
सो दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं एल्यूमिनियम का. When aluminum oxide will react with hydrochloric acid, it will form aluminum chloride, that is a salt, plus water आ जाएगा बाहर. Similarly, when aluminum oxide will react with NaOH, आपके पास बन जाएगा NaLO2 plus water बाहर. इसका नेम क्या होगा? सोडियम एल्यूमिनेट. क्लियर? तो ये कुछ रिएक्शन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, which are also important from the exam point of view, because straight away 3 marks question can come from this topic, that what are amphoteric oxides, give examples. So I hope it's clear. Now moving on to the next topic, that is ionic compounds. क्या होते हैं ionic compounds? Ionic compounds का formation कैसे होता है, उसकी properties क्या होती हैं? Let's discuss that. So students, कोई भी compound अगर stable होना चाहता है तो या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए. मतलब इट शुड ओबे द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. फॉर एग्जांपल, आपके पास हीलियम है. हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2. इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है. आपके पास लेट सपोज नियॉन, ये भी नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 8. इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. तो जो भी आपके पास नोबल गैसेस होती हैं, या तो उनका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है या उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. दैट इज व्हाई नोबल गैसेस आर हाईली स्टेबल एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स. वो अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनका ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है. स्टेबल होने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी पावर जो होती है 0. ठीक है? तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए. स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा? वो किसी ना किसी तरह अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहेगा. तो अब आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास 2 रिएक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं. एक होता है आपके पास मेटल, एक होता है आपके पास नॉन मेटल. मेटल्स का क्या प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स कैन इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? नॉन मेटल्स कैन इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स और गेन द इलेक्ट्रॉन्स. तो मेटल्स क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन वो इजीली लूज करेंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाए. नॉन मेटल्स क्या करेंगे? वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले. ठीक है? फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ सोडियम और क्लोराइड का. क्लियर? सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 281. ठीक है? एटॉमिक नंबर 11 है तो कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गई. क्लोरीन की आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 17, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2, 8 एंड 7. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप देख सकते हैं कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है. एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है. एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा. तो ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं? सोडियम अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो दोनों का जो स्टेबिलिटी वाला इशू था वो दोनों का सॉल्व आउट हो जाता है. सी हाउ. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से या क्रॉस से. अब क्लोरीन में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 7. मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर दिया. अब सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा. यहां से सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गई और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गई. अब सिंस इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो इट इज फॉर्मिंग सोडियम आयन, प्लस चार्ज आ जाएगा. अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. अब ये दोनों जब आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ये जो बॉन्ड बनता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो इनके बीच में फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है and it leads to the formation of compound that is NaCl.
अब ये जो NaCl कंपाउंड बना, इसका नेचर क्या है? आयोनिक। तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। क्लियर? समझ में आया कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं? क्लियर? सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। वंस द आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं कंपाउंड्स। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें आयनिक कंपाउंड्स की स्टडी करनी है वो है उसका फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर। ठीक है, सॉलिड इन नेचर क्यों होता है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉलिड इन नेचर एंड ऑल्सो दे आर हाईली ब्रिटल। अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे दे विल ब्रेक। क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। Second property is melting and boiling point. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके पास, दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया कि आयनिक कंपाउंड्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। दे नीड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ताकि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो पाए। क्लियर? सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे? क्योंकि कोई भी कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता। तो देयरफॉर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व कर दें, मतलब इन द मोल्टन स्टेट, वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया था। जैसे ही आप इसको वाटर में एड ऑन करोगे, ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन जब फॉर्म हो जाएगा आपके पास सॉल्यूशन में, they will start moving towards the oppositely charged electrodes and that will result in the conduction of electricity. ठीक है? So conduction of electricity हो गया। आयनिक कंपाउंड्स में सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बट इन द मोल्टन स्टेट आयनिक कंपाउंड्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? Coming on to the fourth property, that is solubility. तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, दे आर नॉट सॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल etc. बट दे आर इजीली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर. So these are the four properties of ionic compounds. I hope all the properties of ionic compounds, their formation is clear. So let's move on to the next topic, that is some chemical properties of non-metals we'll be discussing now. So some chemical properties of non-metals we'll be discussing now. Let's start with the very first property, that is reaction with oxygen. ये same property हमने metals में भी study करी है, यही same property हम non-metals के लिए study करेंगे. For example, carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. ठीक है? सल्फर एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? अब हमें कैसे पता चलेगा इन ऑक्साइड्स का नेचर क्या है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है इसका नेचर? तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्साइड्स फॉर्म हुई हैं इनको वाटर में डिसॉल्व कर दो। वाटर में डिसॉल्व करा, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? H2CO3 which is carbonic acid. सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? H2SO3 that is sulfurous acid. आपने क्या करना है? आपने लिटमस टेस्ट करना है. When you will add litmus paper into both these solutions, तो क्या होगा? आपको जो ब्लू लिटमस है वो चेंज हो जाएगा रेड में.
ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया, मींस जो ऑक्साइड्स फॉर्म हुई हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, हाउएवर सम न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर आल्सो फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है, वाटर इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल्स कैन फॉर्म एसिडिक as well as neutral oxides in some cases. So this is the first reaction, that is reaction with oxygen. Coming on to the second property, oxidizing agent. अब हमें पता है कि नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। तो नॉन मेटल्स वही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, दे इजीली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड gets reduced. Clear? So they acts as the oxidizing agent. अब जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं नॉन मेटल्स के साथ वो जनरली कोवेलेंट नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया। तो ये जो जनरली आपके पास कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं नॉन मेटल्स के, दे आर कोवेलेंट इन नेचर। क्लियर? However, there are some exceptions even, but generally जो भी compounds form करते हैं नॉन मेटल्स वो आपके पास कोवेलेंट नेचर के होते हैं। कोवेलेंट मतलब they are formed by the sharing of electrons. आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, सो दैट दे कैन फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ओके, एक और प्रॉपर्टी है कि मेटल्स रिएक्ट करते थे एसिड्स के साथ, और वो क्या बनाते थे, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते थे। वही सेम चीज अगर हम नॉन मेटल्स में देखें तो नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं कर पाते एसिड्स के साथ। वो ऐसा क्यों रिएक्ट नहीं कर पाते नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ, बिकॉज अगर नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, सिंस नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पाते, तो जो एसिड का H प्लस आयन होता है, लेट सपोज HCl है, तो जो एसिड का ये H प्लस आयन है वो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर पाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए नॉन मेटल्स जो हैं वो आपके पास रिएक्ट नहीं करते हैं विद द एसिड्स एंड दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद एसिड्स, एज दे कैन नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड एंड it cannot be converted to hydrogen gas. Clear? So these were the chemical properties of non-metals. I hope you have all understood. So let's move on to some important terms related to this chapter. The first term is anodizing. Anodizing क्या होता है? आपने देखा होगा जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स होते हैं वो इजीली कोरोड नहीं होते, है ना। They do not get corroded easily. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स के ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो उसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम द फर्दर कोरोजन। तो अगर आप चाहते हो कि एल्यूमिनियम आर्टिकल्स का जो नेचर है, जो उनका लस्ट्रस अपीयरेंस है वो एज इट इज रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप एनोडाइजिंग कर सकते हो। एनोडाइजिंग मतलब जो ऑक्साइड लेयर फॉर्म हुई है आप उसकी अगर थिकनेस को इंक्रीज कर दोगे तो वो फर्दर कोरोड नहीं होने देगा मेटल को। एनोडाइजिंग कैसे करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप में आपने एक एनोड लिया और आपने एक कैथोड लिया, ठीक है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। अब आपने क्या किया, जो एनोड है दैट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, आपने इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐड करा है वो आपने ऐड करा है, लेट सपोज कोई एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो क्या होगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन लिबरेट आउट होगी वो जाके आपके पास एनोड पे डिपॉजिट होती जाएगी और इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर सबमिट होती जाएगी, एक लेयर डिपॉजिट होती जाएगी ऑन द एनोड। क्लियर? और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, जो H प्लस आयन है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। तो यहाँ पर आपको आपके एनोड पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट होगी आपके एल्यूमिनियम आर्टिकल पे, सो वो फर्दर कोरोड होने से बच जाएगा। सो दिस इज हाउ एनोडाइजिंग इज डन। क्लियर? सेकेंड जो एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें है दैट जनरली कम्स इन द एग्जाम इज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आपकी गोल्ड आर्टिकल्स जो हैं उनकी पॉलिश थोड़ी सी लाइट हो जाती है तो आप उसको ज्वेलर को देते हो,
ज्वेलर क्या करता है कि उसकी जो लॉस शाइन है वो वापस आ जाए, क्या करता है वो उसको एक्वा रिजिया में इमर्स कर देता है. एक्वा रिजिया क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1. concentrated hydrochloric acid और concentrated nitric acid को जब मैं 3:1 में डिसॉल्व करूंगी वो मेरे पास फॉर्म करेगा aqua regia which is used by the jewelers for the cleaning of ornaments. जब हम गोल्ड को इस सॉल्वेंट में इमर्स करते हैं तो some part of the gold also gets dissolved in it. Clear? So this is aqua regia. This is the use of aqua regia, that it is used for the cleaning of gold ornaments. Clear? So this was some important terms that were related to this chapter. So we have discussed all the things that you have to do for this academic session for the chapter metals and non-metals. I hope all the things are clear to you. If anything is not clear, you can go and again watch the videos. Thank you so much. Thanks for watching.